वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, जिनको हम लोग रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, उसकी जो कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, जो मुख्य रूप से दो बातें थी उनके मॉडल में कि न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन ये मुख्य रूप से उनके मॉडल में जो कमी थी कि पहली बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के मॉडल में नहीं हो पाता था। तो नील्स बोर ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत का उपयोग किया, क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके वो एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल नील्स बोर ने 1930 में रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स की जो ड्रॉबैक थे, कमियां थी, उसको दूर करने के लिए मॉडल दिया। अब देखते हैं कि इनके मॉडल में इनके मुख्य अभिग्रहित क्या है, मेन पास्टुलेट्स क्या हैं। तो पहला जो मुख्य अभिग्रहित है, मेन पास्टुलेट्स है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और इनको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कक्षा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, और दीज सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट। इन वृत्ताकार पथ को ही कहा जाता है कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी जो बात है कि प्रत्येक कक्षा से एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा संलग्न रहती है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, इस कक्षा में, सर्कुलर पाथ में, तो इसके साथ एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा, एक निश्चित एनर्जी भी एसोसिएटेड है। इसलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी स्टेट्स। कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, जिनको कक्षा कहते हैं, और प्रत्येक कक्षा से एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा, डेफिनिट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड रहती है। इसलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं, और एनर्जी स्टेट्स को या ऑर्बिट्स को KLMN से इस तरीके से दर्शाते हैं, 1 2 3 4, या इनको KLMN, इस तरीके के नाम इनको दिए जाते हैं। एनर्जी स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और साथ ही साथ इनको K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M N, इस तरीके के नाम भी दिए जाते हैं। अब तीसरी अगर बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा में ना तो वृद्धि होती है ना तो कमी होती है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में ऊर्जा स्थिर रहती है जब तक कि उसको किसी बाहरी स्रोत से एनर्जी ना दी जाए। तो इसलिए इन कक्षाओं को, इन एनर्जी लेवल्स को, चूंकि बिकॉज वेन एवर इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए इन कक्षाओं को स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। स्थायी ऊर्जा अवस्था कहते हैं, और एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा संलग्न रहती। प्रत्येक कक्षा से एक निश्चित ऊर्जा है, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित है, और यदि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होती। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। अब अगर चौथी बात करें, फोर्थ पोस्टुलेट्स को देखें, पॉइंट्स के रूप में देखें, तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूमता है, चूंकि ये सर्कुलर पाथ्स हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो उसका रेडियस भी होगा, उसका वेलोसिटी भी होगा। तो प्रत्येक कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी निश्चित होता है और यह h/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम को अगर हम लोग लिखें, एंगुलर मोमेंटम को अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr जो है nh/2π का पूर्ण गुणक है। मल्टीपल इंटीजर है। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का मल्टीपल इंटीजर होता है, पूर्ण गुणक होता है। यहां पर n क्या है, देखिए n इज ऑर्बिट। n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 है और ये किसको बताता है, ऑर्बिट को बताता है। अब यहां पर जो h है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लांक स्थिरांक है। h जो है यहां पर प्लांक कांस्टेंट है और इसका जो मान है वो 6.627 10⁻⁻27 और इसका जो वैल्यू है वो है 6.625 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, अर्ग सेकंड। पाई का वैल्यू आप सबको पता है 3.14 या 22/7। अगर इसका फिफ्थ पॉइंट देखें, जिसके आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पष्टीकरण की बात होती है, स्पेक्ट्रा क्यों प्राप्त होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को किसी स्रोत से एनर्जी दी जाती है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है और जब वह अपनी कक्षा में वापस लौटता है, अपने पुराने सर्कुलर पाथ में वापस लौटता है, तो उन ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर एनर्जी को, ऊर्जा को लाइट के फॉर्म में इमिट करता है, उत्सर्जित करता है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल्स में है और जब उसको एनर्जी दी जाएगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो चला गया E1 से E2 एनर्जी स्टेट में चला गया और जब वो वापस लौटेगा तो वो इन दो ऊर्जा स्तरों के बीच में, जो इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी ही एनर्जी को वो लाइट के फॉर्म में इमिट करता। तो डेल्टा E = E2 - E1 हो गया और इसको अगर देखेंगे तो ये जो मान है वो h न्यू के बराबर होता है। h प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, उसके मुख्य बातें रहीं। तो पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, जिनसे इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते, कक्षा कहते। दूसरी बात, कक्षा की एक ऊर्जा जो होती है वो निश्चित होती है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और ऊर्जा स्तरों को, एनर्जी स्टेट्स को, ऑर्बिट्स को 1 2 3 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो स्थिर रहती है, ना तो जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में पाया जाता है, रहता है, घूमता रहता है, तो ना तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, ना तो उसकी ऊर्जा में कमी होती है। अर्थात प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो स्थिर रहती है, इसलिए इन ऊर्जा स्तरों को स्थायी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं।
प्रत्येक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। n यहां पर क्या है, ऑर्बिट है, 1 2 3 4 जिसको हम लोग बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है, और जब वो वापस लौटता है तो चूंकि वो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करेगा तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, वो उसे हम लोग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी मूल अवस्था में, जब ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो उन दोनों ऊर्जा स्तर के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और वो जो होता है वो h न्यू के बराबर होता है। बिकॉज एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड, एक निश्चित क्वांटा के रूप में एनर्जी का इमिशन करता है। तो ये रहा बोर के सिद्धांत की मुख्य बातें। अगर हम आगे इसके सक्सेस ऑफ बोर मॉडल की बात करो तो बोर मॉडल के बेस पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैन बी एक्सप्लेन्ड किया जा सकता है। स्टेबिलिटी, परमाणु के स्थायित्व की बात को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था रदरफोर्ड के मॉडल में कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसकी एनर्जी का लॉस होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती, इसलिए परमाणु का स्थायित्व बना रहता। दूसरी जो बात है, इस सिद्धांत के आधार पर रेडिएशन, इस थ्योरी के बेस पे, बोर एटॉमिक मॉडल के बेस पे एटॉमिक रेडियस की, परमाणु त्रिज्या की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और रेडियस को भी आप इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु त्रिज्या की ज्ञात कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कर सकते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है इस थ्योरी के बेस पे। तो दैट्स ऑल अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। Thank you for watching the chemistry.